नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज गोयल है गेट माई यूनिवर्सिटी से। 22 फरवरी 2022 एक ऐसा दिन जिस दिन एम्बेसी ऑफ इंडिया इन मनीला फिलीपींस एक एडवाइजरी इशू करती है। एक ऐसी एडवाइजरी इशू करती है जिससे सीधा सीधा 10 से 15 हजार बच्चों का करियर एक साथ स्टैंड स्टिल पे आ जाता है। 10 से 15 हजार बच्चों को एक स्ट्रेस आता है, क्लैरिटी का अभाव आता है और कहीं ना कहीं उनको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जाता है जहां किसी के पास कोई लॉजिकल आंसर नहीं होता। एम्बेसी ऑफ मनीला कहती है कि जिन बच्चों ने मेडिसिन में प्री मेडिसिन में एडमिशन लिया है बट मेडिसिन में नहीं आए, उन पे एनएमसी की गैजेट गाइडलाइंस इंप्लीमेंट हो जाएगी। दोस्तों, मैं ये जानना चाहता हूं, ये जो बार बार एडवाइजरीज एम्बेसी की तरफ से आती हैं, ये एडवाइजरी जिस जगह से आनी चाहिए विच इज नेशनल मेडिकल काउंसिल, वहां से क्यों नहीं आती? 18 तारीख के बाद, 18 नवंबर के बाद हजारों कॉल स्टूडेंट्स की गई हैं नेशनल मेडिकल काउंसिल के ऑफिशियल्स के बाद, उनके टोल सेंटर के पास। कितने बच्चे उनके सेंटर पे विजिट किए हैं द्वारिका पे, बट कभी भी उनको एनएमसी की तरफ से कोई ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। क्यों नहीं आया, क्यों नहीं दिया गया, इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। इनफैक्ट जिन बच्चों ने कॉल भी किया है उनको हमेशा यही बोला गया है कि कोई दिक्कत नहीं है, और ये कॉल रिकॉर्डिंग्स ऑन टेबल हैं। आपने अगर 18 नवंबर के बाद एडमिशन लिया है तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको उसके अंदर नहीं काउंट किया जाएगा गैजेट नोटिफिकेशन के अंदर। और आज आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ नोवेयर एक नया रूल आ जाता है कि सब कुछ चेंज हो जाएगा। जिस बच्चे ने 2020 या 19 या पहले एडमिशन लिया था उसने कोई इलीगल एडमिशन तो लिया नहीं था। एक ऐसा सिस्टम जो 10 साल से चलता आ रहा है, एक ऐसा मेडिकल एजुकेशन सिस्टम जहां से कितने बच्चे निकले हैं, अच्छा एफएमजी दे रहे हैं और आज प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, आउटराइटली आप उसको चेंज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि ये एक प्री डिसाइडेड माइंडसेट है हमारी संस्थान द्वारा। उन्होंने कुछ सोच लिया है और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है, भले वो लॉजिकली, लीगली किसी भी तरह से नहीं फिट बैठता। देखिए, यहां पे समझना पड़ेगा, नेशनल मेडिकल काउंसिल की स्थापना हुई थी एक अच्छी एजुकेशन देने के लिए, अफोर्डेबल एजुकेशन देने के लिए विद क्वालिटी बेंचमार्क्स। बट यहां हो क्या रहा है, एनएमसी शायद लगता है ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ नहीं है। कुछ भी पॉलिसी बनाए जा रहे हैं और बच्चों को हमेशा से स्ट्रेस में ही डाल रहे हैं। जो काम करने का है, फी रेगुलेशन इंडियन मेडिकल कॉलेजेस में क्वालिटी एजुकेशन इंप्रूवमेंट करने का कोई काम अभी तक ऑन द टेबल नहीं आया है। सिर्फ कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं हो रहा। दोस्तों, पेरेंट्स ने, स्टूडेंट्स ने अपना सब कुछ इन्वेस्ट किया है, पैसा, टाइम, एनर्जी, एस्पिरेशन। बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं लोगों के पास, और जब एनएमसी आउटराइटली कुछ भी बोल देती है ना इस तरह से, तो वो सही नहीं होता और उससे कहीं ना कहीं एक हमारे देश की एनर्जी में एक रिबेलियनेस आती है और एक विश्वास का टूटना होता है उसके अंदर। आइए, आज इस प्रेजेंटेशन के थ्रू हम लोगों ने इस पूरे इश्यू को एलैबोरेट किया है। इस प्रेजेंटेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। हम वो इंटरनल कम्युनिकेशन लेके आए हैं आपके लिए जो एम्बेसी और एनएमसी के बीच में पिछले 2 महीने से चल रहे थे, लेकिन वो कम्युनिकेशन कभी भी बच्चों के साथ साझा नहीं किए गए थे। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमने सॉल्यूशंस भी बताए हैं और ये बताया है कि ये जो भी पूरा प्रोसेस चल रहा है ये विथस्टैंड नहीं करेगा। हमारे देश में एक लीगल सिस्टम है, एक कोर्ट ऑफ लॉ है, एक लॉजिकल थिंकिंग है और उसी थिंकिंग के आधार पर ये जो भी हो रहा है एब्सर्ड और रैंडम मैनर में स्टैंड नहीं करेगा। स्टूडेंट्स को कहीं भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हाँ, सावधान रहने की जरूरत है उन लोगों से जो आपको मिसगाइड करेंगे, जो आपको डाइवर्ट करेंगे, उनसे आप सावधान रहिए और इस प्रेजेंटेशन को एंड तक देखिए, आपको डेफिनेटली बहुत क्लैरिटी आएगी फ्रेंड्स। आई होप यू विल वॉच दिस प्रेजेंटेशन एंड यू अप्रिशिएट आवर एफर्ट्स। थैंक यू। एम्बेसी ऑफ इंडिया फिलीपींस की नोटिफिकेशन के बाद जो पूरा प्रोसेस हुआ है, जो पूरा लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, टाइमलाइन है, लेट मी टेक यू थ्रू द कंप्लीट टाइमलाइन. In this presentation, we have divided this presentation into 2 parts. First, we have decoded the issue, what exactly is the issue. Also, we have got to know we have tried to get a internal communication between National Medical Council and Embassy of Philippines. So this communication is not at all public. So friends, this all started with this Embassy of India advisory, which was 28th of February 2022. And this advisory stated that only the students who have taken admission for MD medicine course in the Philippines before 18 November will be considered to fulfill the eligibility criteria for registration. And the embassy has issued advisory. The embassy has clarified, NMC has clarified that BSMD courses are separate degrees in the Philippines. So this means the students, this is 28th of February, this means
the students who have taken admission in 2021, this year students, 2020 students obviously who are not yet enrolled in medicine program, and 2019 students who have enrolled after 18th of November. There are many students who have enrolled after 18th of November. These students are majority, almost 10,000 plus students. The whole situation is changed. The whole terms and conditions are changed. So previously they had a different set of conditions issued by National Medical Council and MCI themselves, and now they have decided to outrightly change these conditions overnight. I don't know where this logics come from, but certainly this is a premeditated minds. They have decided something, and some way or another they are just trying to implement it, but they are not realizing how this thing is affecting so many students, so many parents, and certainly this is not a right way of approaching the things. Now this is the communication I am talking to you, friends. Please go with this communication very categorically. So Embassy of India wrote to NMC on 26th of November. This is the first official communication between the bodies, and this mail was written by Mr. Shambhu Kumaran, who is the ambassador of India in Manila, and it was written to Mr. R.K. Vats, Secretary, National Medical Council. So please refer to my letter dated 7th May conveying embassy's comments on draft regulation. In the recently published foreign medical licensing dated, it is noted that stipulation for permanent license, the FMG must undergo a course leading to 54 months. We all know the common medical pattern followed by 10 plus 2 Indian students is pre-medical bridging course of 1.5 year to 2 years plus 4 year medicine, whereby 4th year is clerkship. In this context, clarification is requested. Number 1, will the bridging course of 1.5 year will be included in the calculation of duration? If it is not included, an Indian medical student with MD from Philippines would not appear to qualify the requirement. If the bridging course is not included in the duration of course, will these rules apply to students who have already enrolled in BS, already enrolled last year, as per the earlier guidelines? While it is clarified that the regulations would not apply to candidates pursuing their education in foreign institution prior to coming in force, this is where the point, it may be clarified if this includes candidates pursuing such as bridging BS course as well, only those pursuing MD course. A considerable number of students who have cleared NEET in 19 and 20 are currently, even embassy is saying that please clear. Many students, there's so many students who are undergoing the BS duration. What will be the condition? A large number of students, including those intended to fresh admission, have reached to embassy. This was the first letter which was issued by ambassador. And now see the reply which NMC has given to them. Just a minute. Okay. Yeah. This reply was made by Dr. Aruna Vanikar. She is the President UG Board. To Dr. Shambhu Kumaran, Ambassador of India, Manila. With reference to your letter made, this is to inform you that as far as 4I is concerned, the bridging BS course before MD will not include in the calculation of the course. The regulation will be applicable only to the students who take admission in foreign medical institutes from date of Gazette publication 18/11/21. Those candidates pursuing undergraduate shall be bound by screening regulation. So they are putting their perspective into this. Again, one more mailer was shot by Embassy of Philippines on 10th of December. Now see, the important thing to note is this is such a critical communication happening between the agencies, and students are always kept in dark. So many students have called National Medical Councils categorically. There are so many call recordings of MCI and its student interaction whereby they have told that we have taken BS. It was very clearly communicated that if you have taken admission, obviously BS, they will take admission in BS. They cannot directly jump to medicine program. It is not the education system of a country. Okay. So they were clearly told that if you have taken admission, okay, no worries. So either you have incompetent people sitting over there, or you yourself didn't have a clarity. Or number three possibility is you are just trying to manipulate upon the situation and to bulldoze upon the situation to dissuade them from pursuing the medical education in abroad, whereby you don't have facilities, you don't have infrastructure, you don't have what a student will do. They don't have money, they can't invest 70-80 lakh rupees. So I don't understand the situation, but let's go to the point.
Dear Dr. Vanikar, please refer to your dated letter 7 December clarifying that the bridging BS will not be included in calculation of the duration. The embassy has issued an advisory. So let's go to the main point. Though as clarified in your letter, these regulations will not be applicable to the students pursuing MD as they have joined the medical course prior to the cutoff date. Students currently BS. Embassy was more concerned this time also, who will commence their actual medical degree later are in a difficult position. See, they are in a difficult position. They understand the problem since they would also be affected. The embassy is of the view that the special dispensation that they were talking, embassy को एक special dispensation की बात की गई थी NMC द्वारा, वो मैं आपको दिखाता हूं, may be considered for students currently pursuing BS to avoid academic and financial loss to them. जो word इन्होंने advisory में issue किया, financial loss, because National Medical Council has turned down the request, embassy has pleaded, they have made a very genuine request. Several such students who availed or later are affected by these guidelines. An urgent response is requested. This is written by Vishwanjali Gaikwad, Second Secretary PIC. Now the response given by NMC, again see the response in continuation. Please, the letter dated thereby seeking special dispensation. The issue has been currently considered in Undergraduate Medical Education Board and it has been observed that BSMD courses are separate degree programs and cannot be equated with MBBS courses in India. After the publication of Gazette, the students who have already admitted in any medical qualifying course which is not equivalent to MBBS course cannot be treated as eligible qualification for registration to practice in India. However, the students who have taken medicine course prior to the regulation can be considered by Dr. Aruna Vanikar. See guys, can you just make out the kind of the pain that students are facing? Similarly, the embassy is also representing the same pain. But yes, NMC is certainly not trying to understand. Either they are. Let's not get into that. Leave it. So the next point is. This is what the NMC has told earlier in the advisory. All concerned are informed that the Undergraduate Medical Education Board of National Medical Council has confirmed the applicability of these regulations and conveyed that students currently pursuing BS and will commence medicine only after 18 November would require a special dispensation, relaxation. NMC has communicated that we will be considering a relaxation and now they have outrightly rejected this relaxation. This new advisory 22nd of February and this advisory issued on 4th of January are purely contradictory in nature. I don't know what was the communication and where communication went wrong, or probably what are the propelling reasons for NMC to behave this way. Friends, now let me take you to the part 2 of this presentation where NMC is doing wrong technically and what students can demand from them. So guys, this is a Medical Council of India notice, eligibility requirement 5th of April 2019. This was signed by Dr. R.K. Vats, who was the Secretary General this point of time, and dated 5th April 2019. So in this letter, there is an exemption of 3 years, right, for NEET exam for abroad students, and I will make you go through the important points in reference to the notification dated 1st March issued by Medical Council of India. From time to time, representations from various sources were received seeking clarifications regarding qualifying NEET at the time of admission in Doctor of Medicine at Philippines, last date of admission in MBBS or equivalent medical course without qualifying NEET, etc. Now the second point is this. So this notice is largely in cognizance with 4-year medicine program or BSMD track, which is followed by Philippines. See the notice which is issued by MCI. In this notice, they are saying candidates who have qualified NEET once, NEET score shall be valid for period of 3 years from the date of declaration of result. Such candidates shall be entitled to pursue MBBS or equivalent medical course, including pre-medical language in any followed by MBBS. Now, please make me understand, Dr. R.K. Vats. When you are issuing an advisory, you are mentioning the word pre-medicine. That means what? This means this is the interpretation. Point number 2 states that considering pre-medical language, if any, will be considered as a part of medical course. That is the reason.
had it not be the scenario, you would not have used the word pre-medicine. So by observing above notes, students are in a clear impression that going to Philippines for pre-medicine before 18th November will not be coming under new gazette. So दोस्तों, let me summarize in Hindi. जो आपने सर्कुलर दिया है वहां पे आपने प्री मेडिसिन का जिक्र किया है, वहां आपने बोला है कि अगर स्टूडेंट्स को प्री मेडिसिन उन्होंने अगर मतलब जाना चाहते हैं, मेडिसिन के लिए भी जाना चाहते हैं, तो भी उनको 3 साल का नीट का रिलैक्सेशन मतलब नीट को कंसीडर किया जाएगा. जब एनएमसीए कह रही है कि प्री मेडिसिन विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ड्यूरेशन, अब जो बोल रही है, प्लीज एक्सप्लेन when pre-medicine as a term is clearly mentioned by Dr. R.K. Works in the relation with the 3-year relaxation for NEET, then there lies no confusion. A student will certainly drive what? कि yes, I am eligible for pre-medicine, I am eligible, right? It is very clear that pre-medicine is well considered as a part of medical program by National Medical Council. National Medical Council have to understand students, so students are going there not to do BS. BS is a bridging course. They have to do the medicine also. It is a cumulative program. This is not a standalone programs. Okay, so guys, कहीं ना कहीं आप ये क्लियरली देख लीजिए कि जो एडवाइजरी इशू की गई थी वो ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है आज की डेट में. तो एक स्टूडेंट ने जिसने 2019 में एडमिशन लिया था वो किस तरह से इस एडवाइजरी को नेगेट कर सकते हैं आज की डेट में, क्लियर कट. सेकेंड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस एडवाइजरी इज क्लियर वायलेशन ऑफ ग्रेजुएट मेडिकल एक्ट 1997. ग्रेजुएट मेडिकल एक्ट दोस्तों वो एक्ट है, दिस इज द एक्ट विच डिस्क्राइब्स द मिनिमम qualification for taking admission to any UG courses in India. Okay, and this is the constitution of medical education. ग्रेजुएट मेडिकल एक्ट्स में सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13 के अंदर आई विल मेक यू गो थ्रू द टर्म्स जो मेंशन की गई है और वहां पे भी प्री मेडिसिन को बहुत क्लियरली डिफाइन किया गया है. सो ये मैं आपको समझाता हूं. उससे पहले मेरा एक बेसिक सा सवाल ये है, एक सिस्टम चलता आ रहा है, 10 साल से बच्चे जा रहे हैं आउटराइटली और आके फिलीपींस अच्छा एजुकेशन सिस्टम भी दे रहा है, अच्छे एफएमजी पासिंग रिजल्ट्स भी फिलीपींस के अच्छे हैं, डॉक्टर्स आके मेडिसिन भी कर रहे हैं एंड दे आर वर्किंग इन हॉस्पिटल्स. ये सारी चीजें आपके पेरेंट एक्ट के अंदर मेंशन्ड हैं. व्हाट हैपेंस आउटराइटली ओवरनाइट दैट एवरीथिंग इज चेंजिंग इन अ वेरी वेरी एब्सर्ड एंड वेरी वेरी रैंडम मैनर. सो लेट्स गो टू द पॉइंट. व्हेन अ कोर्स, this is chapter 2.4, when a course content is not as a prescribed of 10+2 education structure, the candidate will have to undergo a period of 1 year pre-professional training before admission to medical colleges. So boss, where lies the gap? जब आप ही का पेरेंट एक्ट जो ग्रेजुएट मेडिकल एक्ट ये बोल रहा है कि प्री मेडिसिन करना पड़ेगा, तो आप कहां से इसको जस्टिफाई कर पा रहे हो? पॉइंट नंबर 2, चैप्टर 2.4, the pre-medicine course may be concluded either at medical college or at the science college. When the course curriculum is not as per 10+2, the same that we have, this is clearly mentioned. Where lies the gap? I don't understand that. So दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एक विजुअल थिंकिंग है जो अडॉप्ट की जा रही है. सेकेंड पॉइंट पे हम आते हैं, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट रेगुलेशंस. जब भी आप एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं नेशनल मेडिकल काउंसिल में, अगर बीएस को कंसीडर ही नहीं किया जाता तो मुझे आप बताइए फिर वहां बीएस की मार्कशीट क्यों मांगी जाती है. ये मैंने आपको जो स्क्रीनशॉट दिया है ये एक स्टूडेंट्स के एलिजिबिलिटी जो एमसीआई का एनएमसी का जो पोर्टल है जब आप एलिजिबिलिटी के लिए अप्लाई करते हैं उसका स्क्रीनशॉट है. और यहां पे बहुत कैटेगोरिकली मांगा जा रहा है बीएससी मींस ग्रेजुएशन, इट कुड बी बीएससी, बीएस और एनी अदर यूनिवर्सिटी एग्जाम, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रोल नंबर, डेट ऑफ ईयर, डेट ऑफ पासिंग, कंट्री. ओके, दिस मींस व्हाट. उसके बाद आप दूसरी डिटेल्स भी मांग रहे हैं. बीएस प्री मेडिसिन मींस आप यहां पे कैटेगरी, तो जब वो माना ही नहीं जाता आपके हिसाब से, जब उसकी वैलिडिटी ही नहीं है, तो आप एलिजिबिलिटी कंडीशंस में क्यों मांगते हैं? दूसरी बात दोस्तों, कोई भी लॉ, ये बहुत कॉमन सेंस की बात है, बहुत बेसिक फिलॉसफी की बात है. एनी लॉ कैन नॉट बी इन रिट्रोस्पेक्शन. क्लियरली सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, रूल और लॉ कैन नॉट बी कंस्टिट्यूट एज पर द रिट्रोस्पेक्शन अनलेस इट एक्सप्रेस अ क्लियर और मैनिफेस्ट इंटेंशन ऑफ द कॉन्ट्रेरी सुप्रीम कोर्ट. आप मुझे एक बात बताइए, कॉमन सेंस की बात है, जो बच्चा 2020 में या 2019 में एडमिशन लिया था उस समय की सिचुएशन के हिसाब से और बाय लॉज के हिसाब से एडमिशन लिया था, उसने इलीगल एडमिशन नहीं लिया है. आप ही लोगों ने जो उसको बाय लॉज डिफाइन किए थे उसके हिसाब से वो एडमिशन लिया. इनफैक्ट आप आज तो एलिजिबिलिटी कंडीशन में डिग्री भी मांगते हो.
कैसे आप उसको इलीगल कह सकते हो? आज की डेट में बोल सकते हो कि आप गैजेट में आ गए हो और अब आप पे सारी कंडीशंस आ जाएंगी, जो इन इटसेल्फ काफी डिबेटेबल इशू है और उस पर ऑलरेडी हाई कोर्ट में मैटर चल रहा है। जो इन्होंने गैजेट लिया था उस पर एनएमसी ने अपना रिप्लाई भी फाइल किया है। अभी वो एक सब्जेक्टिव मैटर है, लिटिगेशन मैटर है, उस पर मैं कॉमेंट नहीं करना चाहूंगा। बट एनी लॉ कैनॉट बी रिट्रोस्पेक्शन। जो भी लॉ होगा उस डे से आगे के लिए इंप्लीमेंट होगा, आप पीछे वाले बच्चों पे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। दोस्तों एक चीज और ये समझने वाली बात है, यहां पे 10 से 15 हजार बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं। जब ये मैटर कोर्ट में जाएगा, डेफिनेटली ये मैटर कोर्ट में जा रहा है, रिट पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल की जा रही है और भी रेस्पेक्टिव कोर्ट्स में फाइल की जा रही है। देयर इज अ ह्यूमन एंगल टू इट। हम कितनी भी टेक्निकलिटीज में बात करें, देयर इज अ ह्यूमन एंगल टू इट। स्टूडेंट ने जब कुछ गलत किया ही नहीं, डेफिनेटली कोर्ट विल आस्क अ बेसिक लॉजिक, वेयर लाइज द लॉजिक? भाई जो कंडीशन थी, व्हाई आर यू चेंजिंग, हाउ कैन यू आउटराइटली चेंज इट? So this is just to give an idea that writ petitions are being filed. Definitely NMC is answerable for all these writ petitions. And coming to the gazette notification, जो जिसपे ऑलरेडी सब जुडिस मैटर है, 18 नवंबर को जिसको दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और बहुत स्ट्रांगली चैलेंज किया गया है, उस पे भी बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। बट सर्टेनली इट इज अंडर लिटिगेशन, जिसमें सेक्शन 15 और सब सेक्शन 4 का जो हवाला दिया गया था, यहां पे जिस गैजेट को लाने के टाइम जो बताया गया था कि हमें पावर्स दी गई हैं, तो उन पावर्स को यहां पे क्वेश्चन किया गया है कि एनएमसी के पास वो पावर्स ही कहां पे हैं जहां पे कि वो एलिजिबिलिटी कंडीशन को चेंज कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन को कोई चेंज करना है या जीएमसी 97 को चेंज करना है, दे हैज टू बी राउटेड थ्रू अ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इट कैन नॉट बी आउटराइटली बीइंग डन। So there is something which is forcing NMC to take these decisions and which are not at all in the good favor of the students. So guys, all said and done, I think it's important that we should demand, we should ask for a legitimate right that we are asking for. बच्चे एनएमसी जाते हैं, उनको गेट के अंदर नहीं घुसने दिया जाता। बच्चे कॉल करते हैं, उनके टेली काउंसलर्स बोलते हैं हमें इसकी जानकारी नहीं है, वो कहते हैं आप मेल कर दो, मेल पे रिप्लाई नहीं आता। आरटीआई फाइल की जाती है, आरटीआई फाइलिंग में मैं आपको कितनी आरटीआई दिखा दूंगा, सवाल कुछ पूछ रहे हैं और जवाब कुछ दे रहे हैं, वो कॉपी पेस्ट एनएमसी की गाइडलाइन जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो दे देते हैं। आई थिंक थोड़े से यहां पे सेंसिटिव होने की जरूरत है। आप एक बहुत प्रीमियम संस्थान है हमारे देश के, एंड स्पेशली आप उन बच्चों के साथ डील कर रहे हैं हु आर द फ्यूचर डॉक्टर्स ऑफ दिस कंट्री। यू नीड टू बी मोर सेंसिटिव एंड प्लीज आई विल सिंपली अर्ज विद नेशनल मेडिकल काउंसिल, डोंट गेट इनटू अ फिस्ट फाइट विद द स्टूडेंट्स। प्लीज ट्राई टू बी एम्पैथिक। उनको आप पुश मत करिए, प्लीज ट्राई टू बी एम्पैथिक। उनके पास कुछ नहीं है, दे हैव इन्वेस्टेड ऑल द टाइम, रिसोर्स, मनी, एनर्जी, देयर पेरेंट्स एस्पिरेशन. So I am sure they will be devastated after if you will not consider, and definitely you are the body, you are there to make programs, you are there to give quality education. Please do that. So guys, this is a petition that we have signed, that we have created at change.org. Already 5,000 plus people, students who are affected have signed this petition. It's a big number. I am sharing you the link in this description box. I will request you guys to please sign in numbers. And definitely this is the power of the students. Definitely we will present a petition with NMC also with this petition along with the signatures and the comments, everything. And there's an Instagram channel also. Please join this Instagram channel so that whatever communications are coming in time, in totality, or whatever the action plan is, or whatever representation we are giving in good faith to National Medical Council, everyone is updated. All of you are the part of this petition, guys. ये सबकी लड़ाई है, ये इंडिविजुअल की लड़ाई नहीं है। मैं लड़ाई नहीं बोलूंगा, बट ये हमारी जरूरत है और ये हमारा हक है। ओके, सो आई थिंक वी ऑल शुड स्टे यूनाइटेड। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, देयर आर पीपल हु वुड ऑलवेज लुक फॉर अपॉर्चुनिटी। कहते हैं ना, आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग यहां भी होंगे, हु विल पॉप अप लाइक अ टैडपोल्स। आपको दिल से वी विल ट्रांसफर यू टू अदर कंट्रीज। सो प्लीज बी अवेयर ऑफ दीज पीपल। दे डोंट हैव अ सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच, दे जस्ट बिलीव इन क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स and taking, you know, they have their own vested interests. So be aware, be educated. This was our effort, genuine effort to guide you. Please remain calm, and definitely I am assuring you guys, we as a team, every stakeholder. And one more thing guys, जिस भी काउंसलर ने आपको एडमिशन कराया है ना, वो ही इज नॉट अ ब्रह्म ज्ञानी इवन। सो जिस कंडीशन में उसने आपको एडमिशन दिया है और जहां से भी एडमिशन दिया, इट इज वेरी मच राइट। वी ऑल हैव डन लेजिटिमेट थिंग्स, राइट। कुछ यहां कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है एनएमसी के थ्रू। आई थिंक उसके लिए हम लोगों से क्लैरिफिकेशन लेंगे, और वो क्लैरिफिकेशन आइदर थ्रू लीगल और थ्रू सोशल और थ्रू मीडिया, वट एवर चैनल, इट विल कम एंड इट विल कम। थैंक यू वेरी मच गाइज। आई होप वी विल मूव इट फॉरवर्ड,
and I hope this presentation would have given you a better clarity. Thank you very much. Say hello to GMU, the one-stop shop for all your admission needs. We introduce you to the finest universities and help find the best fit based on your profile. We help with applications and assist with documentation, visas and even accommodation. With over a decade's worth of experience, 40 university partners in 10 countries worldwide and more than 5,000 satisfied students, GMU does it all. Fix a meeting with us today